हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। कि ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा युग अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टायरोसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सभी नाइट्रोजन बेस हैं जो डीएनए की संरचना में पाई जाती हैं। ये प्यूरिन और पायरिमिडीन वर्ग के यौगिक हैं। ये बेस अमीनो अम्ल से नहीं बनते बल्कि नाइट्रोजन युक्त हाइड्रोक्लोरिक यौगिक होते हैं। जबकि टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, लेकिन यह डीएनए का हिस्सा नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, आंख के रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। आपसे पूछा है कि आंख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टी और स्पष्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंख के लेंस द्वारा रेटिना पर उल्टी लेकिन स्पष्ट छवि बनती है। बाद में मस्तिष्क उस छवि को सही दिशा में इंटरप्ट करती है। छवि को मस्तिष्क सीधी करके पहचानता है। रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं, जो कि कोन कोशिका जो होती है रंगों की पहचान के लिए होती है, और रॉड कोशिका जो होती है मंद प्रकाश में देखने के लिए मदद करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कैथोड रे किस प्रकार के कण होते हैं। आपसे पूछा है कि कैथोड रे जो है वह किस प्रकार के कण होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणावेशित होते हैं। कैथोड रे मूलतः इलेक्ट्रॉनों की धार द्वारा होती है, जो नकारात्मक यानी कि ऋणावेशित कण होते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो उसकी उत्पत्ति हुई थी वैक्यूम ट्यूब में कैथोड से उत्पन्न हुई थी। इसका गति जो होता है उच्च वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अध्ययन से ही जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य के शरीर में यूरिन का पीला रंग किससे आता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में यूरिन का पीला रंग किससे आता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण आता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने पर बनने वाले बिलिरुबिन से एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। यह घुलनशील पिगमेंट होता है जो पीलापन देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि द्रव का दाब जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व और गहराई पर। द्रव का दाब उच्च द्रव के घनत्व और द्रव के भीतर किसी बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। इसका गणितीय सूत्र है, दाब बराबर घनत्व गुणे गुरुत्व गुणे ऊंचाई। गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है और सतह पर दाब स्थिर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। यह वह औसत तापमान है जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य स्थितियों में पाया जाता है। अगर तापमान अधिक है तो अब बुखार होगा, अगर तापमान कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है, तो हाइपोथर्मिया होगा। तापमान मापन के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेड स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। आपसे पूछा है कि रेड स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड स्पेक्ट्रम यानी कि रेड स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश का वह हिस्सा है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, या वायलेट स्पेक्ट्रम से ठीक उल्टा छोर होता है। वायलेट की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। वायलेट की तरंग दैर्घ्य जो होती है 380 से 450 नैनोमीटर होता है, जबकि सबसे अधिक लाल का होता है जिसका जो होता है 600 से 700 नैनोमीटर लगभग होता है। समान रूप से रेड स्पेक्ट्रम को 600 से 700 नैनोमीटर के बीच माना जाता है। रेड लाइट के गुण क्या है, तो सबसे लंबी इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, न्यूनतम अपवर्तन होता है, दूरी तक सबसे अधिक फैलती है, इसलिए डेंजर सिग्नल, ब्रेक लाइट आदि में इसका प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस यंत्र का उपयोग
रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? आपसे पूछा है कि किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पेग्नोमैनोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग मानव शरीर के रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया थर्मामीटर, तो शरीर का तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है, और ऑक्सीमीटर रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? आपसे पूछा है कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरेन शारेनसन ने किया था। पीएच स्केल का निर्माण 1909 में डेनमार्क के रसायन शास्त्री सोरेन पीटर लॉरिटस सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच का अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह स्केल किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैमाना है। स्केल की सीमा जो होती है 0 से 14 तक होती है। अगर पीएच मान 7 है तो न्यूट्रल होगा, जैसे शुद्ध जल। अगर पीएच मान की वैल्यू 7 से कम है तो वह जो होगा वह अम्लीय होगा, और पीएच मान की वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो वह जो घोल होगा वह क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंखें जो होती है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटो रिएक्टर सेल्स, रोड और कोन्स होते हैं जो प्रकाश को सजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? आपसे पूछा है कि इंसुलिन जो होता है वह किस अंग से स्त्रावित होता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैंक्रियाज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसे पैंक्रियाज नामक अंग के लैंगरहेंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इसके कार्य क्या है? तो इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर पहुंचाकर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वह फीमर होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। यह जांग में स्थित होती है और हिप जोड़ से लेकर घुटने तक फैली होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं यह भी जानिए। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशुओं में लगभग 305 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर हड्डी होती है जो कि जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपीज होती है जो कि कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वह भी फीमर होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वह भी फीमर ही होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तन का नियम लागू होता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना पर्याप्त है, लेकिन शर्त यह है कि दर्पण को सही स्थिति में रखा जाए। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंख और पांव को जोड़ने वाली रेखा के बीच होनी चाहिए। ऊपर सिरा आंख और सिर को जोड़ने वाली रेखा के बीच होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस बिल्डिंग यानी कि गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैस बिल्डिंग में आमतौर पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का मिश्रण जलाया जाता है। इस मिश्रण से बहुत उच्च तापमान लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस वाला लौ उत्पन्न होता है जो धातु को पिघलाकर जोड़ने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक
कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल अंगूर और इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह अम्ल बेकिंग पाउडर में भी उपयोग होता है क्योंकि यह अम्लीय गुण देता है जो बेकिंग सोडा के साथ प्रतिक्रिया करता है। सिट्रिक अम्ल जो है यह अम्लों भी फलों में पाया जाता है, खासकर नींबू और संतरे में। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है। लैक्टिक अम्ल दही और किण्वित पदार्थों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? आपसे पूछा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम व निकल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक विशेष प्रकार का स्टील है जो जंग नहीं लगने देता और चमकदार होता है। इसे बनाने के लिए लोहे में निम्न तत्व मिलाए जाते हैं। क्रोमियम जंग से सुरक्षा के लिए लगभग 10.5% से उससे अधिक। निकल मजबूती, लचीलापन और चमक के लिए। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधक बनाता है जबकि निकल संरचना को मजबूत करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में। यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? आपसे पूछा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। इसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। साथ ही उन्होंने रासायनिक गुणों की आवृत्तता के आधार पर इसे सजाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। उन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़े थे भविष्य में खोने जाने वाले तत्वों के लिए। कुछ तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम को तोड़कर उनके रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मॉसली ने यह सिद्ध किया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना अधिक वैज्ञानिक होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N2O। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस या लॉफिंग गैस कहा जाता है। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है जो सांस लेने पर कुछ समय के लिए हंसी जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है और व्यक्ति को अवचेतन कर सकती है। यह गैस दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा मुख्यतः विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। यह ऊर्जा बिना किसी माध्यम के रिक्त अंतरिक्ष से होकर भी यात्रा कर सकती है। यही विकिरण का गुण है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए आने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है मनुष्य के शरीर में यूरिन का पीला रंग किससे आता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।